इन द लास्ट क्लास हमने लास्ट क्लास में देखा था के कैप्चर तक देखा था, ठीक है, के कैप्चर देखा। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि बीटा प्लस और के कैप्चर दोनों कंपीटिंग प्रोसेस होते हैं, सही है ना। दोनों में क्या होता है, जेड एक्स से क्या बनता है, जेड माइनस वन वाई ए बनता है। ये दोनों कंपीटिंग प्रोसेस होते हैं। इस केस में बीटा प्लस के केस में जो क्यू वैल्यू होता है और इसमें जो क्यू वैल्यू होता है वो ये होता है। यहां जो क्यू वैल्यू होता है वो होता है मास ऑफ, ये होता है मास, एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, ये ना। और यहां पर होता है क्यू वैल्यू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस इंटू सी स्क्वायर, सही है। तो किसमें एनर्जी ज्यादा एमिट होगा, दिस वुड एमिट मोर एनर्जी, दिस वुड एमिट मोर एनर्जी, मोर एनर्जी इज लिबरेटेड बाय दैट इज इक्वल टू 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। जो लोग भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है या सीरियसली नहीं ले रहा है, पहली बात बता देता हूं, जिस दिन भी एग्जाम होगा कोई भी पेपर, मैं उस दिन भी मतलब प्रूफ है, मैं सारा दिखा दूंगा, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी अब समझो, तो जहां पर इफ तो इन दोनों में बताओ मास डिफेक्ट समझो, इफ mx minus my minus 2me is negative and mx minus my is positive. मान लो mx is my plus 2me का वैल्यू mx से बड़ा हो जा रहा है, then this is not possible, नहीं हो सकता है ना भाई, मास तो घटनी चाहिए ना, बट दिस इज पॉसिबल, सही ना। जहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, बट इसमें 2me घटा दो तो नेगेटिव हो जा रही है। वहां पर ये पॉसिबल हो सकता है, ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के केसेस में ओनली के कैप्चर पॉसिबल, क्या होता है, ओनली के कैप्चर पॉसिबल, समझ रहे हो। लेकिन अगर mx माइनस my माइनस 2me पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही ना, यहां बोथ पॉसिबल, यहां बोथ पॉसिबल, यहां दोनों तरीके से डीके कर सकता है, यहां दोनों तरीके से ये डीके कर सकता है, याद रखना। यानी कि अगर समझो, अगर पैरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में जो डिफरेंस है मास का, पैरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में मास का डिफरेंस है, वो अगर 2 टाइम्स ऑफ me, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तब दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, इन दोनों का डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, तो के कैप्चर हो सकता है, बट बीटा प्लस डी के नहीं हो सकता है। तो 2 सिनेरियो है, एक क्या है कि दोनों, और एक सिर्फ के कैप्चर, ओनली के कैप्चर या बोथ, ठीक। ओनली के कैप्चर का और बोथ का एग्जाम्पल क्या होता है वो तो बता रहा हूं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है वो तो बता रहा हूं। ये जो होता है, ये जो रिएक्शन होता है, देखो कौन सा रिएक्शन, यहां एक रिएक्शन में लिख रहा हूं 56 26 Fe 55, जब ये ब्रेक करता है 25 मैंगनीज 55 में,
ठीक। जब इसको इसमें ब्रेक करना है, इस 26 Fe55 को इतने, तो इसमें दो रास्ते इसके पास हैं, इसके दो रास्ते हैं, कौन कौन से? इसके दो रास्ते हैं, कौन कौन से? एक है बीटा प्लस और एक है के कैप्चर। एग्रीड? ये न्यूक्लियाई में इसका मास माइनस इसका मास का जो वैल्यू आता है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम आता है। इसका मास माइनस इसका मास करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ मास, यानी कि इसका मास माइनस इसका मास इंटू सी स्क्वायर करोगे तो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है। उसमें अगर इसको घटा दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यहां पर इस केस में ओनली के कैप्चर पॉसिबल, ओनली के कैप्चर पॉसिबल। क्यों? बिकॉज मास ऑफ Fe, atomic mass of Fe minus atomic mass of manganese is less than 2 times of mass of electron. समझ गए? is less than 2 times of mass of electron. सही है? इसीलिए याद रहेगा, यहां के कैप्चर होता है, हियर बीटा प्लस डी के नॉट पॉसिबल, बीटा प्लस डी के नॉट पॉसिबल, क्योंकि बीटा प्लस डी के होने के लिए जितना मास का चेंज होना चाहिए वो ये दे नहीं सकता है, वो नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में अगर बीटा प्लस डी के ये देगा तो प्रोडक्ट का मास हो जाएगा ज्यादा, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम बाकी रिएक्शंस की बात करें तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जहां ये दोनों पॉसिबल होता है। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई ZXA, ये ZXA दो चीजें दे सकता है, ये भी और ये भी, ये बीटा प्लस भी दे सकता है और के कैप्चर भी दे सकता है। ये देता है Z-1 YA और Z-1 YB A, एक बीटा प्लस एक के कैप, दोनों का लैम्डा अलग अलग होता है। लैम्डा क्या होता है? डीके कांस्टेंट, हम देखेंगे वो क्या होता है। ये दो तरह से इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। ये दोनों तरीके से दे सकता है। हो सकता है एक पर्टिकुलर केस में 40% इसके थ्रू दे, 60% इसके थ्रू दे। इसका मतलब क्या है? 100 न्यूक्लियाई में से इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए 100 न्यूक्लियाई में से 40 न्यूक्लियाई इस रास्ते को ले और 60 न्यूक्लियाई इस रास्ते को ले। कोई एक न्यूक्लियाई तो एक ही रास्ता लेगा, कोई एक न्यूक्लियाई तो एक ही रास्ता लेगा, दोनों रास्ता नहीं लेगा। कोई एक न्यूक्लियाई तो एक ही रास्ता लेगा, कोई एक न्यूक्लियाई एक ही रास्ता लेगा। लेकिन इन दोनों में से कहने का मतलब है कि 40% इसके चांस है, 60% इसके चांस, इसका मतलब है हर 100 न्यूक्लियाई में से कोई 40 न्यूक्लियाई इस रास्ते से डीके करेगा और 60 न्यूक्लियाई इस रास्ते से डीके करेगा। यानी ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके थ्रू दिस पाथ इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके थ्रू दिस पाथ इज 0.6। ठीक है, चलो ये हो गया के कैप्चर और इसको मैंने इसको सब कुछ बता दिया। अब हम आ रहे हैं अल्फा डीके पे। किस पे? अल्फा डीके पे। ठीक, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था? बीटा माइनस, बीटा प्लस और के कैप्चर। के कैप्चर के बाद हमने क्या बताया था कि एक वो निकलता है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी निकलता है, जो डॉटर न्यूक्लियाई का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी निकलेगा जिसमें Z-1 लोगे, Z की वैल्यू। ठीक है, नाउ कम टू अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है? देखो अल्फा डीके में क्या होता है, ये हमारा चौथा डीके है। अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके हमारा क्या होता है? होता यूं है अल्फा डीके के केस में कि ZXA एक न्यूक्लियाई होता है, ये बन जाता है Z-2 YA-4 प्लस 2He4 प्लस Q वैल्यू। तो यहां पर ये जो होता है बेसिकली ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं।
ये जो कॉम्बिनेशन होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, हम देख चुके हैं किसमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ में। जब हमने इसको प्लॉट किया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ जब हमने प्लॉट किया था, हमने देखा था यहाँ पे एक्सेप्शनली स्टेबल होता था। ये 2He4 जो होता था ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता था, ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा स्टेबल होता था, इसीलिए इसका निकलना आसान होता है। तो अब तुम कह सकते हो कि सर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ही क्यों निकलता है, हीलियम ही क्यों निकलता है, क्यों नहीं ऐसा होता है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन निकल जाता है, या 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन निकल जाता है, या 4 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो बेसिकली जो सबसे एनर्जेटिकली, जिसके निकलने से सिस्टम की एनर्जी सबसे ज्यादा घटेगी, जिसके निकलने से, जिस कॉम्बिनेशन के निकलने से सिस्टम की एनर्जी सबसे ज्यादा घटेगी, वही निकलेगा। तो सबसे ज्यादा कहां घटती है, इसमें घटती है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, इसीलिए यही निकलता है। पहली बात, यहां पे मास नंबर भी घटता है, बीटा माइनस, बीटा प्लस और के कैपिटल, मास नंबर नहीं घटता था, एटॉमिक नंबर घटता था। एक में घटता था Z-1, एक में Z+1, बट यहां मास नंबर भी चेंज होता है। ठीक है, तो पहली बात, हमको इसके सोर्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला, बट कहां से निकला, वो तो था, तो निकलेगा ही। तो सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो निकल गया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहां कोई थर्ड पार्टिकल नहीं निकलता है, यहां कोई थर्ड पार्टिकल नहीं निकलता है। यानी कि अगर ये न्यूक्लियर एक्स रेस्ट पे था, अगर ये न्यूक्लियर एक्स रेस्ट पे था, जब ये टूटा तो इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, 2He4 निकल गया, और दूसरा जो बचा हुआ न्यूक्लियर था वो बचा, वो इस तरह जाता है। तो अगर ये रेस्ट पे था तो क्या देखा गया कि इसका जो मोमेंटम था v1, इसका जो मोमेंटम था v2, m1 v1 और m2 v2 कैंसिल आउट हो रहा था। यानी मोमेंटम के कंजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, यानी मोमेंटम के कंजर्वेशन में ये x न्यूक्लियर रेस्ट पे था, और इन दोनों का मोमेंटम का सम कितना आ रहा है, 0। ये और ये मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब किसी थर्ड पार्टिकल की जरूरत थी नहीं, जो कि बीटा माइनस और बीटा प्लस में थी। मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रहा था। दूसरी बात, जितनी भी एनर्जी क्रिएट हुई Q, वो इन दोनों ने शेयर कर लिया और एक डेफिनेट रेशियो में शेयर करेगा। तो हम कह रहे हैं Q वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई न्यूक्लियाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। वाई न्यूक्लियाई और अल्फा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। इस सारे रिएक्शन में, इस टाइप के सारे रिएक्शन में जो Q वैल्यू निकलता है वो फिक्स्ड होता है। इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड आ रही थी, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग दे रहे थे। ऑल अल्फा पार्टिकल्स हैव ए शार्पली डिफाइंड, ए शार्पली वैल्यूड सिंगल एनर्जी, सिंगल वैल्यू एनर्जी। तो यहां कोई मास का कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, सबकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक सेम। यानी कि अगर तुम किसी भी अल्फा पार्टिकल को देखो तो हर एक अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही थी, सबकी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी के अल्फा। कहने का मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रहा था। जितना एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा वाई, दोनों का सम के बराबर था। ठीक है, यहां भी कोई डाउट नहीं। एनर्जी भी हमेशा, और ये फिक्स्ड रेशियो में, दोनों का डिवीजन क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में होता है। ठीक है, दोनों का डिवीजन, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ उसको दो लोगों ने बांट लिया, कुछ वाई ने रखा, कुछ हीलियम ने रखा, अल्फा पार्टिकल में दोनों ने एक डेफिनेट रेशियो में बांट लिया। 10% ये लिया, 90% ये लिया, तो हर रिएक्शन में 10% ये लेगा और 90% ये लेगा। उसी रेशियो में हर बार रिएक्शन रिपीट हो रहा था। तो कहीं कोई मिसिंग एनर्जी नहीं है और कहीं कोई मिसिंग मोमेंटम नहीं है। एग्रीड? ठीक है, ठीक है।
अब जरा हम लिखना चाहते हैं क्यू वैल्यू होगा कितना, व्हाट इज क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू को क्या लिखेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियाई एक्स, न्यूक्लिया इसीलिए स्मॉल लेटर लिए हैं, मास ऑफ न्यूक्लियाई एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई वाई प्लस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई इंटू सी स्क्वायर। सही है। इसका न्यूक्लियस माइनस इसका न्यूक्लियस माइनस इसका न्यूक्लियस इंटू सी, ये होगा क्यू वैल्यू होगा। है ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। हम क्या करना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास तो क्या लिख देंगे, एक्स, एक्स में से माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियाई माइनस जेड माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। माइनस, इसको भी माइनस ले लेते हैं सेपरेटली, मास ऑफ हीलियम एटम माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। माइनस जेड एम ई प्लस जेड एम ई कट जाएगा, यहां आएगा माइनस जेड एम ई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस जेड एम ई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस 2 एम ई और प्लस 2 एम ई कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सिंपल एम एक्स माइनस एम वाई माइनस मास ऑफ हीलियम। तो जैसा ये दिखने में था वैसा ये दिखने में है, चाहे एटॉमिक मास लो चाहे मास नंबर लो। सही है। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया क्यू वैल्यू। और ये क्यू वैल्यू क्या होता है, ये जो एनर्जी रिलीज होगा वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, इट इज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये दोनों इसको शेयर कर लेगा। एग्रीड। ठीक है। अब देखो ये किस रेशियो में शेयर करेगा, इस Q का कितना पार्ट अल्फा लेगा और कितना पार्ट Y लेगा। इस Q वैल्यू का जितना एनर्जी लिबरेट हुआ इसको दोनों ने बांट लिया। ये जो एनर्जी हुआ लिबरेट वो इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी है। कितना काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगा इसका और कितना इसको मिलेगा ये निकालना चाहते हैं। ठीक, निकाले। ठीक है, कोई डाउट यहां तक में? कोई डाउट यहां तक में किसी को? अब देखिए, हम कह रहे हैं कि ये x था जो कि रेस्ट पे था, ये x था, इसकी मास नंबर थी a, तो इसकी मास कितनी थी a इंटू एम, इसकी मास नंबर थी a। अब ये टूट गया, एक y में टूट गया और दूसरा अल्फा पार्टिकल में टूट गया। ये इधर भागा, ये इधर भागा। सही है ना। a माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा a, ये हो जाएगा 4, इसका मास नंबर 4 ना है। अगर हम एक न्यूक्लियन की मास, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियन की मास, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की मास इक्वल मान लेते हैं, दोनों की मीन वैल्यू ले लेते हैं। अगर एक प्रोटॉन की मास, अगर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की मास m है, स्मॉल m, इसकी मास 4m है, इसकी मास a माइनस 4m है, इसकी मास am थी। सही है ना। एग्रीड। ठीक है, ये रेस्ट पे था, इसकी स्पीड मान लेते हैं v1 है, इसकी स्पीड मान लेते हैं v2 है। तो क्या लिख सकते हैं हम
क्या हम लिख सकते हैं 4m इंटू V1 इज इक्वल टू a माइनस 4m इंटू V2। क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, इंटरनल फोर्स लगा, जितना मोमेंटम इसका उतना मोमेंटम इसका, सही है। इंटरनल फोर्स से मोमेंटम क्रिएट होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। सही है, सही है ना। इन दोनों की मोमेंटम सेम है इन मैग्नीट्यूड, इसकी और इसकी मोमेंटम सेम है। m इंटू वी का प्रोडक्ट, m इंटू वी का प्रोडक्ट इसका और इसका सेम है। इसका मतलब है कि काइनेटिक का अगर हम रेशियो लें, बिकॉज मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में किसकी ज्यादा होगी, जिसकी मास कम उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सही है। तो k ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय k ऑफ y, k ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और k ऑफ y कितना हो जाएगा, अल्फा का मास, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यही ना। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी दिस बाय दिस इज इक्वल टू मास ऑफ y डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सही है। देखो, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बाय न्यूक्लियाई y का काइनेटिक एनर्जी, क्या इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स रेशियो में, मास ऑफ y बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब मास ऑफ y कितना है बताओ, a माइनस 4 टाइम्स ऑफ m, अल्फा कितना है 4m। एग्रीड। तो क्या यहां से लिख सकते हैं k ऑफ अल्फा बाय k ऑफ अल्फा प्लस k ऑफ y पार्टिकल, k ऑफ अल्फा बाय k ऑफ अल्फा बाय y पार्टिकल इज इक्वल टू a माइनस 4 बाय a माइनस 4 प्लस 4, कितना हो गया a। सही है। ये किसके इक्वल है, Q वैल्यू के इक्वल है, ये Q वैल्यू के इक्वल है। बोलो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Q वैल्यू। तो K ऑफ अल्फा कितनी आ जाएगी बताओ, a माइनस 4 बाय a टाइम्स ऑफ Q वैल्यू आएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर किसी रिएक्शन में, समझो अगर किसी रिएक्शन में ZX से जो ब्रेक कर रहा है कितना, Z माइनस 2 y a माइनस 4 प्लस 2He4 प्लस Q वैल्यू है ना। अगर इस रिएक्शन में a की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 100 है, तो क्या होगा, k अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, k अल्फा बाय k टोटल, k अल्फा बाय k टोटल कितना हो जाएगा 100 में। अगर a की वैल्यू 100 है तो 100 माइनस 4 बाय 100 टाइम्स ऑफ Q होगा, होगा। हेलो, हेलो, होगा। यानी 96% ऑफ, ये हो गया 0.96, 96% of the kinetic energy is taken by alpha particle and 4% is taken by y nuclei। सही है। yes. ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था एडवांस में, यही क्वेश्चन पिछले साल एडवांस में आया था आईआईटी में। पूछा गया था, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ था, क्यू वैल्यू दिया हुआ था, पूछा गया था अल्फा का काइनेटिक एनर्जी निकालो और इसका निकालो। याद रखना, अल्फा बाय टोटल, अल्फा बाय टोटल कितना हो गया, के अल्फा बाय के टोटल, फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टेकन बाय अल्फा पार्टिकल इज a माइनस 4 बाय a। इसीलिए
ए की वैल्यू वेरी करेगी तो ये फ्रैक्शन वेरी करेगा। क्यू दे देंगे तो तुम अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हो, इसको माइनस कर दो, टोटल में से इसको माइनस कर दो। अगर तुम निकालना चाहते हो एनर्जी टेकन बाय वाई, कौन ज्यादा लेके जाएगा एनर्जी? अल्फा पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की मास कम है, इसके पास ज्यादा एनर्जी जाता है, इसको थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। जिसकी मास ज्यादा उसके पास एनर्जी कम, मोमेंटम इक्वल बट एनर्जी कम। के गामा हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, ये 4/a टाइम्स ऑफ क्यू वैल्यू, 4/a टाइम्स। देखो इन दोनों का सम क्यू होना चाहिए, इसका और इसका सम होना चाहिए क्यू। एग्रीड? तो उसको याद रखना, ये होता है अल्फा पार्टिकल केस में, ठीक। चलिए तो कर लोगे। अल्फा पार्टिकल डी के भी कुछ क्वेश्चन देख लो, देखना चाहो तो। अल्फा डी के भी कुछ क्वेश्चंस याद रखना सिंपली, चाहे वो न्यूक्लियर मास हो चाहे एटॉमिक मास हो। क्या करना है, न्यूक्लियर मास में न्यूक्लियर मास लेना, एटॉमिक मास लेना x माइनस वाई माइनस हीलियम। x का न्यूक्लियर मास, y का मास, x माइनस वाई माइनस हीलियम। इलेक्ट्रॉन यहां कहीं नहीं आता है, इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। याद रहेगा। एक क्वेश्चन देख लो, चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन। SURY निकालो, SURY निकालो, चलो। ये तो कर लोगे, ये कर लोगे, इसको कर लोगे। चलिए कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि मेरे पास एक ZX से है, ये कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ और फिर कुछ करके क्या बन जाता है, ये कुछ रिएक्शन करके स्टेप बाय स्टेप करते करते ये बन जाता है Z+8 या Z+6, हाँ Z+8 या 6 देख लेते हैं। हम एक डेटा सेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं देख लेते हैं। एक मिनट, आई कैन सेट ए डेटा लाइक दिस। नहीं कर लेते, रुक जाओ। तो बीटा माइनस +6 जो भी है, मान लो ये Z प्लस समथिंग है 6 है, और ये जो है Y है, ये A माइनस जो है मान लो कि ये A माइनस जो है कुछ है, कुछ कहा गया है, ये यहां से यहां बन जाता है सक्सेसिव या सम बीटा माइनस एंड अल्फा डीके। ये कौन कौन सा डीके दिया है, बीटा माइनस और अल्फा डीके। तो आपको बताना है कितना अल्फा और कितना बीटा डीके दिया है। तो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं, अगर ZXA बन गया, ये वाला Z1 A1 है, ये बन गया Z2Y A2, टोटल अल्फा डीके, टोटल बीटा माइनस डीके इसने दिया है N1 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस, लेट N1 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस डीके, तो -1 E0 होगा। अगर ये N1 बीटा डीके दिया है, बीटा माइनस डीके, यहां बीटा माइनस दिया, यहां बीटा माइनस दिया, यहां बीटा माइनस दिया, बाकी अल्फा दिया। मान लो ये टोटल यहां से यहां तक पहुंचने में N1 बार बीटा माइनस डीके दिया और N2 बार अल्फा डीके दिया। समझ लो, एग्रीड? हमको N1 और N2 निकालने बोला गया। हम सबसे पहले इसके मास नंबर को इक्वेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, A1 इज इक्वल टू A2 प्लस N1 टाइम्स ऑफ 0, इसका कोई मास नंबर नहीं होता है। A1 प्लस इज इक्वल टू A2 प्लस N1 टाइम्स ऑफ 0 प्लस N2 टाइम्स ऑफ 4। ये इक्वेशन से तुम्हारा N2 निकल जाएगा। A1 दिया है
और ये दिया है A2 दिया है, N2 निकल जाएगा, कितना अल्फा डीके वो निकल जाएगा। मास नंबर सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होगा, इसीलिए मास नंबर से तुम्हारा नंबर ऑफ अल्फा डीके निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। अब जरा इसको इक्वेट करो, Z1 इज इक्वल टू, चार्ज को इक्वेट करो, न्यूक्लियर चार्ज को, एटॉमिक नंबर, Z1 इज इक्वल टू Z2 प्लस N1 टाइम्स ऑफ -1 प्लस N2 टाइम्स ऑफ 2, सही है ना। Z1 इज इक्वल टू Z2 इंटू N1 टाइम्स ऑफ -1 प्लस N2 टाइम्स ऑफ 2। तुम यहां से N2 निकाल चुके हो, Z1 Z2 दिया हुआ है, N1 में निकल जाएगा, आ जाएगा ना, एग्रीड, सही है, कर लोगे। चलिए गामा डीके में क्या होता है जरा ये देखो, गामा डीके में क्या होता है। गामा डीके जो होता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। जब भी अल्फा डीके, बीटा माइनस, बीटा प्लस कुछ भी होता है तो जो न्यूक्लियस बचता है वो डिस्टर्ब्ड न्यूक्लियस होता है, वो एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा डीके या बीटा माइनस डीके या बीटा प्लस डीके या के कैप्चर कुछ भी होता है तो न्यूक्लियस हिल जाता है। न्यूक्लियस हिल जाता मतलब न्यूक्लियस इसके बाद ये प्रोटॉन, ये मान लो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, कुछ इस टाइप से बन जाता है, ये कुछ इस टाइप से बन जाता है। तो ये जो न्यूक्लियाई है, ये बताओ क्या ये न्यूक्लिया अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है? देखो यहां में प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट तो कर सकता है ना, इस प्रोटॉन को देखो, ये प्रोटॉन रिपेल कर रहा है, अगर इस प्रोटॉन को अंदर ले आए, अगर इन दोनों प्रोटॉन को ये पास ले आए, और न्यूट्रॉन को सरफेस पे भेज दे तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगा? क्योंकि न्यूट्रॉन में रिपल्सन तो नहीं हो रहा है, प्रोटॉन में क्या रिपल्सन हो रहा है, ये बहुत दूर है। तो अगर इन दोनों को पास ले आए, न्यूक्लियर रेंज के अंदर ले आए और न्यूट्रॉन किधर लेके चले जाए तो सिस्टम की एनर्जी पहले से घटेगी ना। यानी हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए सिस्टम की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। जब तुम उस अरेंजमेंट को चेंज करोगे, जो रिपेल कर रहा है उसको नजदीक लाओगे और जो नहीं रिपेल कर रहा था उसको थोड़ा दूर, न्यूट्रॉन को बाहर करोगे, प्रोटॉन को अंदर लाओगे, तुम्हारे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी। जब वो अरेंजमेंट खुद का इसके निकलने के बाद जो ये अरेंजमेंट होता है वो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होता है। अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस और बीटा के कैप्चर के बाद जो न्यूक्लियस बचता है वो न्यूक्लियस अपने मिनिमम एनर्जी अरेंजमेंट में नहीं होता है। दिस न्यूक्लियस आफ्टर एनी ऑफ दिस इवेंट is not in its minimum energy arrangement। अभी एक पॉसिबिलिटी है कि अपने एनर्जी को और घटा सकता है। कैसे? अपने ही जो है भीतर के पार्टिकल्स को रीअरेंज करेगा। सो दिस एक्साइटेड न्यूक्लियाई rearranges its nucleons in lesser energy arrangements, energy configuration। ये अपने को इस तरह से फिर से अरेंज करता है, किसी को अंदर किसी को बाहर लाता है कि इसकी रिपल्सन पहले से घटती है और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, सिस्टम की एनर्जी घटती है। इस प्रोसेस में यानी हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो है इमेजिन कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल होता है।
हम इमेजिन जो है कर सकते हैं न्यूक्लियस, दीज आर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर एनर्जी है, यानी जब अरेंजमेंट कुछ एक पर्टिकुलर टाइप से था, एनर्जी ये था, एनर्जी का अरेंजमेंट चेंज हुआ, थोड़ा ये हो गया, ये है लीस्ट, ये लीस्ट एनर्जी स्टेट, ये लीस्ट एनर्जी स्टेट, एनर्जी अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इससे बेटर पॉसिबल नहीं है, लिस्ट यहां होगा। तो हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियर एनर्जी लेवल अंदर में एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई रैक नहीं बना हुआ है, बट एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ चार्ज के लिए हमको अगर वैसे ही कहा जाए कि हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बक्से में बंद करना है, हम उसको जिस भी टाइप से बंद करेंगे उसमें एक एनर्जी होगा। तो हम उसको अगर पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में बंद करें, हर अरेंजमेंट के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिसको ज्यादा उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, जिसमें सबसे कम है उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। तो इसको बोलेंगे n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, इसको क्या बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। इससे कम, इससे बेटर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। इस अरेंजमेंट में रिपल्सन सबसे कम है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। इस अरेंजमेंट में जो भी प्रोटॉन है उसको बांध के रखने का सबसे बेस्ट वे है। तो हम कहेंगे कि ये जो न्यूक्लियस निकला वो इस स्टेट में था, जब भी ये सब हुआ तो न्यूक्लियस इस स्टेट में था। अब न्यूक्लियस यहां से यहां चलाए, अपने अरेंजमेंट को चेंज करके, अपने इंटरनली अरेंजमेंट को चेंज करके यहां से यहां चलाए, या यहां से यहां आए तब यहां से यहां आए। तो उस केस में जितनी अमाउंट से सिस्टम की एनर्जी वो डिक्रीज कर लेता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, उसको वो क्या करता है, फोटोन बना के निकाल देता है। इसको बोलते हैं गामा रे। गामा रे, तो गामा रे जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी डी एक्साइटेशन की वजह से निकला हुआ एनर्जी होता है। दो फर्क है। पहली बात जो बोर्स मॉडल में था और यहां में, बोर्स मॉडल के केस में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ऑर्बिट में, यहां पर सिर्फ इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है। दूसरी बात, वहां पर ये एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा। यहां ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। किसमें होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बहुत हाई एनर्जी का होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट में लाई करता है, फार अल्ट्रा वायलेट, छोटा मोटा नहीं, फार अल्ट्रा, एक्सरे से भी ज्यादा होता है, गामा रे बहुत ज्यादा होता है, गामा रे का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, हम कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली बात। दूसरी बात, सो जब भी तुम्हारा न्यूक्लियस बनता है, अभी भी एक स्टेप बचा हुआ है। क्या है कि उसको अभी भी, वो जब बना वो अपने बेस्ट स्टेट में नहीं बना, वो अपने बेस्ट स्टेबल स्टेट में नहीं बना। जो वो बना तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब थी, रैंडम थी, इधर उधर बिखरा हुआ था। अब उस बिखराव को वो समेटता है, और उस समेटने के प्रोसेस में वो अपने सिस्टम की एनर्जी घटाता है। तो उस प्रोसेस में वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको बोलते हैं गामा रे फोटोन। गामा रे ईएम वेव्स है। गामा रेज जो है वो क्या है, ईएम वेव्स है। ये कोई पार्टिकल नहीं है, अनलाइक अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये गामा रेज, ये ईएम वेव्स है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट पार्टिकल्स। गामा रे फोटोन, दे आर फोटोन्स, therefore not affected by क्या चीज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर का है, इसके ऊपर चार्ज भी नहीं है, और इसके ऊपर अनलाइक अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है, ना इसका कोई मास है, और ना इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ईएम वेव्स है। तो इसकी स्पीड वही होगी, स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√μ0 लाइट जैसा बिहेव करता है, इसको बोलते हैं गामा रेज। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो ये इसमें रिएक्शन क्या होगा, ZX से स्टार। स्टार का मतलब है एक्साइटेड, स्टार का मतलब एक्साइटेड। ये क्या करेगा, आ जाएगा ZX से ग्राउंड,
प्लस एच म्यू, ठीक। ये क्या करेगा, जेड एक्स से एक्साइटेड था, स्टार का मतलब एक्साइटेड, और ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में चलाएगा। एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी अगर E1 थी और यहां अगर इसकी एनर्जी E2 है, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, जितने से इसकी एनर्जी घटी। E1 स्टेट यहां पर था और E2 ग्राउंड में स्टेट है, तो इनिशियल माइनस फाइनल जितना घटा वो क्या होगा, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा बन के निकल जाएगा। तो इस केस में ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना तो मास नंबर चेंज होता है। चेंज क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल चेंज होता है। याद रखना, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल चेंजेस, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल चेंजेस ओनली, Z and A remains same। सही है, कोई डाउट, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अब समझो, सो गामा रे की जो है एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होता क्या है जरा समझते हैं। तुम्हारा कोई भी रिएक्शन था, तुमने अभी तक जो जो पढ़ा है, अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस के कैप्चर एंड दिस एंड दैट, उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें क्या किया था, हमने अब तक जो भी रिएक्शन पढ़ा, अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस के कैप्चर, जो भी, उसमें हमने क्या किया था, हमने एक न्यूक्लियर को दूसरा न्यूक्लियर बनाया अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस के कैप्चर के थ्रू, और फिर एनर्जी को रिलीज कर दिया। ये यही किया था ना। और जो क्यू वैल्यू बना उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो हमने अभी तक क्या किया था, जेड एक्स ए लिया था, इसको बता दें जेड माइनस टू वाई ए माइनस फोर प्लस 2He4 प्लस क्यू वैल्यू, यही ना, यही किया था ना, अल्फा डी के केस में यही था। तो हमने यहां ये माना था ये ग्राउंड से ग्राउंड जा रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में था, और ये कौन से स्टेट में बना, ये भी ग्राउंड स्टेट में बना। यानी हमने यहां ये माना था कि ये जो न्यूक्लियाई था इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये कौन सा न्यूक्लियर है, एक्स न्यूक्लियर है, और ये एक दूसरा न्यूक्लियर है, ये कौन सा न्यूक्लियर है, ये वाई न्यूक्लियर है। हमने ये माना था कि इसमें बहुत सारे स्टेट है, ग्राउंड स्टेट 2, 3, 4, और यहां पे हमने क्या माना था, यहां तो होता है 1, 2, 3, 4। हमने ये माना था इस क्यू वैल्यू में कि ये ग्राउंड से कहां तक गया, ग्राउंड में बना। शुरू में ग्राउंड में था और बाद में कहां बना, ग्राउंड में बना। शुरू में भी ग्राउंड में था और बाद में भी कहां बना, ग्राउंड में बना। ग्राउंड से ग्राउंड बना। क्योंकि ये ग्राउंड से ग्राउंड बना तो यहां से यहां तक में ये ग्राउंड से ये ग्राउंड बना। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई, एक्स न्यूक्लियर भी ग्राउंड स्टेट में था और डॉटर न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में था, और यहां जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्यू वैल्यू थी। ये यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो क्यू वैल्यू है, जो कि इक्वल टू हो रहा था काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही ना। उसी तरह से अगर ये रिएक्शन बीटा माइनस डी के होता या बीटा प्लस डी के होता तब भी वही होता, कहते ग्राउंड से ग्राउंड बन रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, एक्चुअल में रिएक्शन जब होता है तो इस तरह से होता है कि जेडेक्स ए पहले ऐसे बनेगा, देखो जेडेक्स ए क्या बनेगा,
जेड माइनस टू वाई ए माइनस फोर स्टार, यानी ग्राउंड स्टेट से ये सीधे ग्राउंड स्टेट में नहीं बनता है, तो दो स्टेप में बनता है, प्लस 2He4 प्लस Q माइनस डेल्टा ई, प्लस Q माइनस डेल्टा ई, ये होता है रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राउंड स्टेट में था, ये X न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में था, ये Y न्यूक्लियाई बना, बट ये ग्राउंड से बना तो यहां तक बना, ये ग्राउंड से बना यहां तक बना, तो पता है ये ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक बनता, ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक बनता तब क्यू रिलीज करता, बट ये ग्राउंड से यहां तक ही बना, जो वाई बना है वो ये वाई बना है, एक्साइटेड वाई बना है, यानी इतना जो एनर्जी था ये इसने क्या किया, सेव कर लिया, रिलीज नहीं किया, इतना एनर्जी कम रिलीज हुआ। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसको यहां से यहां तक जाता, ग्राउंड से ग्राउंड, तो क्यों करता, बट ये यहां से यहां ही गया, ग्राउंड से ग्राउंड, ग्राउंड के डेल्टा ई ऊपर वाले स्टेट में बना, तो ये क्यू माइनस डेल्टा ई ही हुआ ना, रिलीज हुआ ना। समझ रहे हो, डेल्टा ई तो वाई ने अपने अंदर ही रख लिया, अब ये जो रिलीज हुआ ना, अब इसको डिवाइड करोगे दोनों में। अब अगर मैं ये पूछूं अल्फा की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब मैं तो ये पूछूं कि इस इवेंट के बाद अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई वही दोनों में बटेगा ना। तो यहां अगर तुमसे मैं ये पूछूं इस रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी, तो लिखोगे तुम a माइनस फोर बाय ए टाइम्स ऑफ q माइनस डेल्टा ई, लिखोगे ना। तो पहला स्टेप ये होता है, पहला स्टेप ये होता है, हो गया, अब ये बन गया, अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया, कहीं चला गया, दूर चला गया, अल्फा को छोड़ दिया, इन दोनों ने डिवाइड भी कर लिया। अब वाई इसको अगले स्टेप में रिलीज करेगा। अगला स्टेप होगा स्टेप 2, क्या होगा, नाउ दिस वाई that is formed in this excited state, now this excited y अगले स्टेप में ये डी एक्साइट करेगा यहां से यहां तक, और ये क्या बन जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब ये n इक्वल टू 2 से यहां आएगा, और इस प्रोसेस ये क्या एमिट करेगा, hc बाय लैम्डा, गामा रे एमिट करेगा। तो ये गामा रे सेकंड स्टेप में करता है, यानी अब दूसरा रिएक्शन होगा। स्टेप 2 का रिएक्शन क्या होगा, स्टेप 2 का रिएक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। स्टेप 2 में क्या होता है देखो, स्टेप 2 में रिएक्शन जो है ये एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये n इक्वल टू 2 स्टेट में था, 1 2 3 स्टेट में, और ये n इक्वल टू 1 स्टेट में आया। तो इस प्रोसेस में फोटो इमिट करते हैं, इसको बोलते हैं गामा रे। तो इस प्रोसेस में रिएक्शन क्या लिखोगे तुम, लिखोगे तुम y z माइनस 2 a माइनस 4 स्टार होगा ना, z माइनस 2 a माइनस 4 स्टार, ये था ना। दिस ब्रेक्स इनटू z माइनस 2 y a माइनस 4, सही है, प्लस hc बाय लैम्डा होगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दें, ये था राइट हैंड साइड जब बना और ये लेफ्ट हैंड साइड में था, और हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें स्टेप 1 और 2, तो ये और ये कट जाएगा। बोलो, अगर हम स्टेप 1 का रिएक्शन जहां x से y स्टार बना और फिर y स्टार ब्रेक किया, दोनों को जोड़ दें तो ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड कट जाएगा। क्या आएगा, zx से इज इक्वल टू z माइनस 2 y a माइनस 4 प्लस 2 he4 प्लस q माइनस डेल्टा ई प्लस hc बाय लैम्डा। डेल्टा ई क्या है, hc बाय लैम्डा है, ये डेल्टा ई क्या है,
hc बाय लैम्डा है। सही है? तो किसी भी रिएक्शन में याद रखना, जो भी Q वैल्यू तुम निकाले थे वो ग्राउंड से ग्राउंड के लिए था। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में बना है तो उतना एनर्जी उसने रोक लिया है, उस समय रोक लिया। बाद में वो क्या करेगा, उस एनर्जी को वापस गामा रे फोटोन में एमिट करेगा। जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास बीटा माइनस डीके है, मान लेते हैं मेरे पास एक बीटा माइनस डीके का रिएक्शन है, जेड एक्स ए बिकम्स, मेरे पास एक बीटा माइनस डीके है, जेड प्लस वन वाई ए प्लस माइनस वन ई जीरो प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये बताओ इस केस में इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है इलेक्ट्रॉन की? बताओ, क्यू वैल्यू होती है ना, होती है ना। अब मान लो ये तो पहला हो गया। दूसरा, अब मैं ये पूछूं कि जेड एक्स से बना जेड प्लस वन वाई एक्साइटेड स्टेट में बना, प्लस माइनस वन ई जीरो प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू डैश, और जेड प्लस वन वाई ए स्टार, सेकेंड रिएक्शन क्या हुआ, ये यानी जेड प्लस वन वाई ए स्टार, ये अगर ब्रेक करके बन गया जेड प्लस वन वाई ए प्लस जेड प्लस वन वाई ए प्लस एच सी बाय लैम्डा, तो ये बताओ क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज क्यू डैश इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड एच सी बाय लैम्डा? तुम अगर इन दोनों को जोड़ दो, तुम दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दिस एंड दिस, तो ये और ये कट जाएगा। तो जेड एक्स ए बिकम्स इक्वल टू जेड प्लस वन वाई ए प्लस माइनस वन ई जीरो प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू डैश प्लस एच सी बाय लैम्डा। सही है? तो क्यू डैश प्लस एच सी बाय लैम्डा किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू के होना चाहिए ना। क्यू डैश प्लस एच सी बाय लैम्डा किसके इक्वल होगा? क्यू के होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, ये और ये कट गया, तो वही रिएक्शन आ जाएगा, सब कुछ सेम है, खाली यहां क्यू था और यहां क्यू डैश प्लस एच सी बाय लैम्डा है। यानी कि क्यू डैश जो यहां रिलीज हुआ था वो क्यू में से किसको घटा दिए थे? इसको घटा दिए थे ना। जो एनर्जी यहां रिलीज हुआ वो ग्राउंड से ग्राउंड वाले केस में जो क्यू वैल्यू था उससे थोड़ा कम था। कितना कम था? जितना इसने रोक लिया था अपने पास। तो क्यू डैश कितना होगा? क्यू माइनस एच सी बाय लैम्डा। अब यही क्यू डैश जो क्यू माइनस एच सी बाय लैम्डा है, ये दोनों शेयर किया होगा ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक बीटा माइनस पार्टिकल कितना आएगा? क्यू डैश माइनस एच सी बाय लैम्डा। एग्रीड? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एससीओ वॉल्यूम 2, एससीओ वॉल्यूम 2 सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, इसमें इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, एससीओ वॉल्यूम 2 आ जाइए पेज नंबर 438, पेज नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है देखो, पेज नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? AU HG स्टार बीटा माइनस दिस, AU HG एक्साइटेड बीटा माइनस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, कह रहा है दिस न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव इट्स ग्राउंड स्टेट। ये जो न्यूक्लियस बना है ना, ये जो न्यूक्लियस बना है Hg स्टार का, ये अपने ग्राउंड स्टेट से कितना एनर्जी ऊपर में बना है? ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बना है, ये अपने ग्राउंड स्टेट से 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर बना है। समझ रहे हो ना? एनर्जी ऑफ दिस एक्साइटेड Hg is formed
1.088 एबव इट्स ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब है या अगर ये ग्राउंड से ग्राउंड होता, अगर ये ग्राउंड से ग्राउंड होता तो जितना भी एनर्जी रिलीज होता क्यू वैल्यू, उसमें से इतना घट गया। यहां जो क्यू रिलीज होगा क्यू डैश, वो क्या होगा बताओ? क्यू माइनस 1.088 होगा। ये क्यू क्या है? ये क्यू अगर ग्राउंड से ग्राउंड का होता तो तुम्हारा जो डेटा दिया होता क्वेश्चन में ग्राउंड से ग्राउंड का दिया होता। यहां जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ग्राउंड से ग्राउंड का है। एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है, एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है, एटॉमिक मास Hg का दिया हुआ है। ग्राउंड स्टेट में ही दिया होता है हमेशा, Hg का ये दिया हुआ है। तो ये बताओ क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? क्यू वैल्यू अगर ग्राउंड से ग्राउंड होता तो क्या निकलता तुम्हारा? बीटा माइनस डी के है ना, बीटा माइनस डी के में क्यू वैल्यू क्या होता है बताओ? न्यूक्लियर मास ऑफ Au, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ Au माइनस एटॉमिक मास ऑफ Hg इंटू सी स्क्वायर। सही है? दोनों दिया, ये भी दिया ये भी दिया, इसको निकाल लो, दिस माइनस दिस कर लो इंटू सी स्क्वायर। और जानते हैं जितना भी एएमयू है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डाल दो ही आ जाएगा। ये आ गया। बट क्या तुम इसको लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस बीटा माइनस की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। क्या इसको हम लिख दें? गलत है ना? ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, ये तो तब होता, इतना रिलीज तब होता जब ग्राउंड से ग्राउंड बना होता। बट यहां तो क्या हो रहा है? ग्राउंड से एक्साइटेड बन रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे? 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा देंगे। ये जो एनर्जी होगा इसको ये दोनों शेयर कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसको क्या मिल सकता है? ये वैल्यू ना। गेटिंग? गेटिंग? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सरसाइज पेज 442, पेज नंबर 442, एक्सरसाइज क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17 क्या करोगे? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। क्या किया है? 2 स्टेप में किया है। देखो, नाइट्रोजन को किस में बनना है? क्वेश्चन नंबर 17 नाइट्रोजन को रेडियम बनना है, नाइट्रोजन को रेडियम बनना है और अल्फा पार्टिकल एमिट करना है, 2He4 अल्फा भी एमिट करना है। तो तुम जानते हो क्यू वैल्यू क्या होता है? मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। चाहे एटॉमिक मास लो या न्यूक्लियर मास लो, दोनों में यही होता है। ये तुम निकाल सकते हो, ये तुम निकाल सकते हो। ये जो निकलेगा, हमने क्या कहा था? ये दोनों बांट लेगा। बट यहां ऐसा नहीं हो रहा, ये स्टार में बन रहा है, ये स्टार बन रहा है। और कितना डिस्टेंस ऊपर बन रहा है? सेकेंड स्टेप में जब ये RA स्टार क्या बना है? RA बना है। तो इसने जो Hc व लैम्डा एमिट किया, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.217 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 0.217 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से इसको घटाओगे ना, यही रिलीज हुआ था ना यहां पर। ये जो रिलीज हुआ था वो जो ग्राउंड से ग्राउंड में होता, उसमें से इतना तो इसने बचा लिया। अब ये जो एनर्जी है इसको क्या करोगे? इस क्यू डैश को इंटू A माइनस 4/A कर दोगे तो आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आएगा ना? एग्रीड? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही करना है। क्या हो रहा है? बीटा प्लस डी के दिया हुआ है, बट बीटा प्लस डी के सीधे ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं हो रहा है। बीटा प्लस डी के समथिंग टू एक्साइटेड हो रहा है, फिर एक्साइटेड से ग्राउंड हो रहा है। तो जो समथिंग से एक्साइटेड हो रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा, ग्राउंड से एक्साइटेड में जो एनर्जी रिलीज होगा, इसके ग्राउंड से इसके एक्साइटेड में जो एनर्जी रिलीज होगा, उसमें क्या करोगे तुम? ग्राउंड से ग्राउंड वाले में से जितना ऊपर वो बना था उसको घटा लोगे।
वो उसका क्यू वैल्यू रिएक्शन का होगा। अब उसमें जैसे डिवीजन करते थे वैसे कर दो, जो पहले करते थे सब वही होगा, लेकिन क्यू की जगह ई यही निकला है, बाकी तो बाद में निकलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उस समय ऐसा लगेगा इतना ही ग्लिच हुआ है, कुछ सिस्टम के अंदर ही ट्रैप्ड रह गया, वो इंडिपेंडेंटली निकलता है, उसका इन दोनों पे कोई वो नहीं होता है, असर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव 1 पूरा बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 पूरा बना सकते हैं, एक्सरसाइज में 18 तक पूरा बना सकते हैं। अब एक चीज सिर्फ बच गया है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्या बच गया है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, लास्ट टॉपिक है, रेडियो एक्टिव डीके कैसे होता है, उसका लॉ क्या होता है। ठीक, समझ रहे हो चीजों को? देखो, अब तुमने ये तो समझ लिया, वो अल्फा डीके देगा, बीटा माइनस देगा, बीटा प्लस देगा, ये सब उसके डीके प्रोसेस है। और सवाल है किस रेट से वो डीके करेगा, किस रेट से वो डीके करेगा, कितना डीके करेगा। ठीक, सो बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई है, वो अनस्टेबल है। मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, एक सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई है, मेरे पास एक बास्केट ऑफ न्यूक्लियाई है, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई, और सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, यानी उनको स्टेबिलिटी गेन करना है। कैसे गेन करना है? मान लो बीटा माइनस डीके करके, या बीटा प्लस डीके करके, या के कैप्चर करके, या कोई भी एक प्रोसेस के थ्रू उसको स्टेबिलिटी गेन करना है। अल्फा डीके करके वो डिपेंड करता है, साइज बहुत बड़ा है अल्फा डीके करेगा, ये बहुत बड़ा है तो ऐसा वैसा करेगा। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि एक मेरे पास बास्केट है, मेरे पास एक बास्केट है, और इस बास्केट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई रखे हुए हैं। इस बास्केट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई रखे हुए हैं, और सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। इस बास्केट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई रखे हुए हैं, और सारे न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है ना, न्यूक्लियाई कैसा बिहेव कर रहे हैं? दे आर बिहेविंग लाइक क्रैकर्स। जो पटाखा होता है ना, पटाखा जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल क्या है? वो पटाखा एक्सप्लोड कर सकता है। जो एक्सप्लोजिव होता है, पटाखा जो होता है, बॉम्ब होता है, दिवाली का बॉम्ब, कुछ इस टाइप से है। और ये सारे इस तरह से रखे हुए हैं, और ये सारे जो है लाइव है, सारे जो है लाइव है। दे आर अनस्टेबल क्रैकर्स, they are unstable nuclei like crackers। कोई भी कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, कोई भी कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन ऐसा है, टेम्परेचर का, वो कभी भी कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड कर सकता है। ये सारे न्यूक्लियाई हैं, लाइव न्यूक्लियाई। स्मॉल टाइम डीटी में कितने न्यूक्लियाई एक्सप्लोड करेंगे, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट एक्सप्लोड्स, दैट डीकेज, डीकेज का मतलब है द क्रैकर्स एक्सप्लोड्स, द क्रैकर्स एक्सप्लोड्स इन टाइम डीटी, इन स्मॉल टाइम डीटी। किस पे डिपेंड है? इसको बोलते हैं माइनस डीएन। माइनस डीएन क्यों बोल रहे हैं? अगर हमारे पास लाइव पटाखे मीन्स गुड क्वालिटी, मतलब जो एक्सप्लोड करने वाले पटाखे एक बार फूट जाते दोबारा नहीं फूटते हैं, तो जिन मेरे पास लाइव पटाखे हैं वो एन है, उसमें से थोड़ा सा एक्सप्लोड कर गया, तो मेरे पास नंबर ऑफ लाइव पटाखे घट गया ना, मेरे पास नंबर ऑफ लाइव क्रैकर्स घट गए और नंबर ऑफ डेड क्रैकर्स बढ़ जाएंगे। यही होगा ना? ठीक है, तो स्मॉल टाइम डीटी में कितने पटाखे एक्सप्लोड कर गए, कितने पटाखे काम हो गए, खत्म हो गए, कितने पटाखे
एक्सप्लोड कर गए, यूज हो गए, तो उनकी संख्या घट रही है टाइम के साथ, इसलिए उसको -dn लिखे हैं। और हम लिखते हैं नंबर ऑफ एक्सप्लोडेड पटाखे। एक्सप्लोडेड मीन्स व्हाट इज नाउ एक्सप्लोडेड, जो डेड हो गया है, तो यहाँ +dn होता है, बट यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ लाइव क्रैकर्स, तो घटेगा -dn। किस पे डिपेंड करेगा? पहला n पे करेगा, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग क्रैकर्स, इस पे डिपेंड करेगा। बताओ, मान लो मेरे पास 1000 बॉम्ब है एक बास्केट में, और एक बास्केट में सिमिलर टाइप के 10,000 बॉम्ब है। एक में 1000 बास्केट में बॉम्ब है और एक में 10,000 बॉम्ब है। तो स्मॉल 1 सेकेंड या 1 मिनट में, सिंपल सी बात है, जिसमें 10,000 बॉम्ब है उसमें ज्यादा बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा ना, नंबर ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा, ज्यादा करेगा ना। जितना ज्यादा पटाखा होगा उतना ही ज्यादा उसी प्रोपोर्शन में वो बढ़ जाएगा। तो समझो, जितना, अगर इस समय 1000 पटाखे हैं एक बास्केट में और दूसरे बास्केट में 5000 पटाखे हैं, तो जितने टाइम, स्मॉल टाइम में, इसमें अगर 10 एक्सप्लोड करेगा तो उसमें 50 करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से यही बास्केट 5 बार वहां रिपीटेड है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? dt पे। टाइम कितना दे रहे हैं हम? 1 सेकेंड देखते हैं कितना एक्सप्लोड किया, या 2 सेकेंड देखते हैं। थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे तो नेचुरली, ज्यादा पटाखा एक्सप्लोड करेगा ना। ज्यादा टाइम दे दो, टाइम इंटरवल थोड़ा बढ़ा दो तो ज्यादा पटाखा एक्सप्लोड करेगा। तीसरा, क्वालिटी ऑफ क्रैकर्स। जो कॉक ब्रांड क्रैकर होता है, इंडियन मेड कॉक ब्रांड जो होता है, शिवाकाशी वाला, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, तो उसके फुसफुसाने का, उसके बेकार जाने का चांसेस बहुत कम होता है। वो बहुत हाई क्वालिटी का पटाखा, इसलिए जल्दी एक्सप्लोड करता है, उसके एक्सप्लोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि जो लो क्वालिटी का पटाखा होता है उसके चांसेस कम होते हैं। तीसरा एक और फैक्टर होता है जो उसका क्वालिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। ये होता है डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ क्रैकर्स। हो सकता है सेम टाइम दें, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी हो, सेम पटाखे भी हो, बट कंपनी अलग अलग है। एक चाइनीज ब्रांड है और एक इंडियन जो है कॉक ब्रांड है। तो कॉक ब्रांड जो है एक्सप्लोड ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको अनस्टेबल ज्यादा हो, तो क्वालिटी बेटर है। तीनों को मिला दो, आएगा -dn = n लैम्डा dt। 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, dt टाइम इंटरवल, लैम्डा द डीके कांस्टेंट। 3 पे डिपेंड करता है। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन सा? -dn/n, -dn/dt = लैम्डा × n। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डीके। किस रेट से हर सेकंड कितना न्यूक्लियर डीके कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? जो नंबर अभी है और जो उसका डीके कांस्टेंट है, 2 चीजों पे। एक डीके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, और एक होता है, इसलिए जितना ज्यादा संख्या इसका घटता जाएगा, अगला डीके का रेट भी घटता जाएगा। जितना ज्यादा, शुरू में अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई था तो रेट ऑफ डीके भी बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लाइव न्यूक्लियाई कम होगा, नंबर ऑफ लाइव न्यूक्लियाई कम होगा, वैसे वैसे रेट ऑफ डीके भी घटेगा ना। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसको दूसरा नाम देते हैं एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। क्या देते हैं इसको नाम? ए का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। दूसरा, इसको लिखने का दूसरा तरीका है -dn/n = लैम्डा dt।
ये क्या है बताओ, ये है जितना न्यूक्लियाई डीके किया, ये है जितना न्यूक्लियाई डीके किया डिवाइडेड बाय ये क्या है, जितना न्यूक्लियाई था, जितना न्यूक्लियाई डीके किया बाय जितना न्यूक्लियाई था। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इन टाइम डीके। प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, यही ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डीके आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। एग्रीड। अब समझो, ये जो लॉ है ये स्टैटिस्टिकल लॉ है। स्टैटिस्टिकल लॉ का मतलब क्या होता है समझो, ये मैथमेटिकल लॉ नहीं है। ये तुमको लॉ यहां लिखे हैं, ये है या ये है या ये है, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है। स्टैटिस्टिकल लॉ का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल लॉ, नॉट मैथमेटिकल लॉ। इसका मतलब ये है, हम अगर कह रहे हैं कि इसकी हाफ लाइफ, हम अगर कह रहे हैं कि इसकी हाफ लाइफ 1 घंटे है, यानी 1 घंटे में आधे न्यूक्लियाई एक्सप्लोड हो जाएंगे, आधे क्रैकर एक्सप्लोड हो जाएंगे। हम अगर कह रहे हैं कि ये इसकी हाफ लाइफ 1 घंटे है, यानी 1 घंटे में आधे न्यूक्लियाई एक्सप्लोड हो जाएंगे, बट हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये आधे 1 घंटे बाद एक्सप्लोड होगा कि नहीं होगा। आधे होंगे, ठीक है, 100 में से 50 एक्सप्लोड कर जाएंगे 1 घंटे में, 100 में से 50 एक्सप्लोड कर जाएंगे, बट उस 50 में, इस 100 में कौन सा 50 एक्सप्लोड करेगा और कौन सा 50 बच जाएगा, ये किस्मत की बात है, ये हम नहीं गेस कर सकते हैं। हम इस न्यूक्लियस का भविष्य नहीं बता सकते हैं, हम इस न्यूक्लियस का भविष्य नहीं बता सकते हैं, हम इस पूरे सैंपल का भविष्य बता सकते हैं, हम इस क्राउड का भविष्य बता सकते हैं। इस क्राउड में से 50% हाफ लाइफ के बाद हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल वो डीके, इस पूरे सैंपल में से 50% न्यूक्लियर डीके कर जाएंगे, बट उसमें 50 में कौन होगा और कौन लकी बचेगा ये हम गेस नहीं कर सकते हैं। ये क्राउड बिहेवियर बताता है, इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं बताता है। ये क्राउड बिहेवियर बताता है, नॉट इंडिविजुअल बिहेवियर। पहली बात ये समझ लो। दूसरी बात, ये लॉ तभी वैलिड है जब सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर लार्ज सैंपल स्पेस। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम टॉस करते हैं उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, बट आता तो कोई एक ही है। और हम 4 बार टॉस करें, और हम 4 बार टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा। लेकिन हो सकता है कि 4 बार हेड आ जाए, हो सकता है 4 बार टेल आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। ये बात और है, अगर हम इनफाइनाइट बार टॉस करेंगे, इनफाइनाइट बार, तो इनफाइनाइट बार का हाफ और इनफाइनाइट का हाफ हेड और टेल आएगा। अगर सैंपल स्पेस बहुत लार्ज है, टॉस हम 1-2 बार नहीं कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ टाइम कर रहे हैं, और हम मिलियंस ऑफ टाइम टॉस कर रहे हैं, तो उस केस में हाफ हेड आएगा, हाफ टेल आएगा। इसीलिए अगर ये सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है तभी ये वैलिड है, और सैंपल स्पेस छोटा है तो ये वैलिड ही नहीं है। और मेरे पास एक न्यूक्लियाई है, और मेरे पास एक न्यूक्लियाई है सिर्फ, इसकी हाफ लाइफ 1 घंटे हो या 2 घंटे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर या तो ये डीके कर चुका है या ये सर्वाइव कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाफ लाइफ के बाद आधा ये डीके किया होगा, नहीं हो सकता है। या तो ये डीके कर चुका है या तो ये सर्वाइव। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई किसी भी इंस्टेंट पे डीके हो सकता है और किसी इंस्टेंट के पहले सर्वाइव कर रहा था। तो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का तुम वो भविष्य नहीं बता सकते हो, ये स्टैटिस्टिकल है। तीसरी बात, ये प्रोबेबिलिस्टिक लॉ है। यहां हम क्या बात कर रहे हैं, ये 2 था,
एक तो क्या ये क्राउड बिहेवियर देता है, इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं देता है। दूसरा ये वैलिड फॉर लार्ज सैंपल स्पेस है। और तीसरा यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी की नहीं। देयर इज ओनली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है समझो। हमने कहा कि अगर 1,00,000 न्यूक्लियाई है और 1,00,000 न्यूक्लियाई है और 1,00,000 न्यूक्लियाई है तो, और इसकी हाफ लाइफ 1 घंटे है, इसकी हाफ लाइफ 1 घंटे है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में अनस्टेबल न्यूक्लियर 1,00,000 है। 1 घंटे बाद 50,000 बची रहेगी और 50,000 डीके कर चुकी होगी, ठीक है। बट अगर 1 घंटे के बाद 51,000 बची रह गई और 49,000 एक्सप्लोड हो गई, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात की गारंटी कहीं लिख के नहीं दी है कि 50-50 ही होगा। हो सकता है, चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं, बट गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हाफ लाइफ के बाद 51% डीके कर गया हो और 49% सर्वाइव कर रहा हो। अभी भी मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैंने कहीं भी गारंटी नहीं दी थी। समझ रहे हो क्या आप बोलना चाह रहा हूं? ये स्टैटिस्टिकल लॉ होता है। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर का भविष्य कोई नहीं जानता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम यहां लिख रहे हैं -dn/n इक्वल टू लैम्डा dt, कहने का मतलब है स्मॉल टाइम dt में इतना न्यूक्लियर डीके कर गया, स्मॉल टाइम dt में इतना न्यूक्लियर डीके कर गया। बट ये कौन है? स्मॉल टाइम dt में इतना न्यूक्लियर डीके कर गया, बट ये न्यूक्लियर कौन है? क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? हम भविष्य नहीं बता सकते हैं, हम भविष्य नहीं, बट हम ये बता सकते हैं कि स्मॉल टाइम dt में अगर 10 न्यूक्लियर डीके हो रहा है तो 10 तो होगा, चांसेस है उसके भी, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10 करेगा। बट उस 10 में क्या ये होगा, हम नहीं जानते। हो सकता है वो 10, इसमें से कोई भी 10 हो जाए, तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर भविष्य नहीं हुई। इसीलिए स्टैटिस्टिकल लॉ है, मैथमेटिकल लॉ नहीं है। ये क्राउड बिहेवियर बताता है। जैसे कोरोना में भी चल रहा है कि भारत में इतने लोगों को कोरोना हो गया, बट किसको हुआ कोई नहीं जानता है, किसको कल होगा हम नहीं जानते हैं। अगर भारत में रोज 1,000 लोगों को कोरोना हो रहा है, अगर भारत में हर दिन 1,000 लोगों को कोरोना हो रहा है, हम जानते हैं कल भी 1,000 को होगा, बट आज हम नहीं बता सकते किसको होगा, किसको कल हो जाएगा जरूर बोलेंगे हाँ इसको हो गया। बट आज हम बोल रहे हैं 1,000 को होगा, तो कल 990 को भी हो सकता है और 900 को भी हो सकता है और 1100 को भी हो सकता है। अबाउट 1,000 को रोज हो रहा है, बट उस 1,000 में कौन होगा और कौन नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, ये क्राउड बिहेवियर बताता है, ठीक है। अब इसको अगर मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो होगा क्या, समय के साथ धीरे धीरे ये लाइव न्यूक्लियर था रेड कलर से, ये ब्लू बनता जाएगा। ब्लू का मतलब हो गया ये सब स्टेबल हो गए, रेड वाले अभी भी क्या है, समय बीत रहा है, ये डीके कर गया और समय बीता, ये डीके कर गया, फिर 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 ये डीके कर गया। समय बीत रहा है और ये सब डीके करते जा रहे हैं और स्टेबिलिटी गेन करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा स्टेबल न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ती जाएगी और अनस्टेबल न्यूक्लियाई की संख्या घटती जाएगी, और इनफाइनाइट टाइम में सब का सब डीके कर जाएगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियर नहीं बचेगा इनफाइनाइट टाइम में, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अब देखो, अब इसको बड़ा सिंपल है, हम इसको समझ सकते हैं कि ये डीके कांस्टेंट होता है, तो इसमें हम ये कह रहे हैं, याद रखना कोई भी ऐसा चीज जिसके घटने का रेट कोई भी ऐसा चीज जिसके घटने का रेट उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे डिपेंडेंट है,
कोई भी ऐसा चीज जिसके डिक्रीज होने का रेट, माइनस मतलब डिक्रीज होने का रेट उसके इंस्टेंटेनियस अमाउंट पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है, वो कभी जीरो नहीं होता है। मेरे पास अगर पैसे हैं जेब में और मेरे खर्च करने का रेट मेरे अमाउंट इन पॉकेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरे पॉकेट में जितना मनी है उसी के प्रोपोर्शनल मैं खर्च कर रहा हूं, तो मेरे पॉकेट में कभी मनी जीरो नहीं होगा। मैं अगर 100 रुपए रखा हूं तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम में 50 रुपए खर्च करूंगा, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं बहुत खुश हूं और मैंने 50 रुपए खर्च। जब 50 रुपए हुए तो मेरे जेब में पैसा घट गया तो मेरे खर्च करने का रेट भी घट जाएगा। मैं अब 25 रुपए खर्च करूंगा उतने ही टाइम में, उसके बाद उतने ही टाइम में मेरा और पैसा घट गया, मेरा रेट ऑफ खर्च भी घट गया, तो मैं 12.5 रुपए खर्च करूंगा। कहने का मतलब है अंतिम 1 रुपया खर्च करने में भी मुझे इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके लॉ, जो हम कई बार पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, माइनस dn बाई dt या माइनस dn बाई n इज इक्वल टू लैम्डा dt। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। जब टाइम 0 तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट, ये n क्या है? नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। n क्या है? नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। t इक्वल टू 0 पर अगर नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई n नॉट थी, t इक्वल टू t पर अगर n है तो ये आ जाएगा देखो log ऑफ n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। यहां से आएगा n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सही है? लैम्डा इंटू टी डायमेंशनलेस होना चाहिए। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमने इस टाइप के इक्वेशन पहले भी देखे हैं, एन नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, याद है? यहां टाउ होता है टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? यहां क्या आ जाएगी? 1 बाय लैम्डा आएगा ना? सो लैम्डा का यूनिट, लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा टी टू द पावर माइनस 1, क्योंकि ये इंटू ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। पावर हमेशा डायमेंशनलेस होता है, पर सेकेंड, पर आवर, पर डे, पर ईयर, पर मिलेनियम, लाइक दैट। लैम्डा ये होता है, इसको बोलते हैं डीके कॉन्स्ट, को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स में, केमिस्ट्री में, रेट ऑफ रिएक्शन में इसको बोलते हैं डीके रेट कांस्टेंट। ठीक है? जहां पे रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के 1 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वहां ये आता है। यहां पे अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो इस टाइप से आएगा, देखो ये होगा n नंबर ऑफ न्यूक्लियर इंटू टी, ये है नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। देखो n इज t इक्वल टू 0 पे कितना था? n नॉट, और t इक्वल टू 0 पे कितना होगा? e टू द पावर 0 1, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना होगा? 0। तो ये ऐसे घटता है। तुम्हें बताया था, अगर तुम यहां अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पर अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये इसको कहां मिलता है? टाइम कांस्टेंट 1 बाय लैम्डा पे मिलेगा ना? हमने ये भी बताया था, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल ऑफ ये जो पूरा एरिया है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, 0 से इंफिनिटी तक, ये होता है 1 बाय लैम्डा। सही है? ठीक है, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा? एन नॉट बाय लैम्डा आएगा, एन नॉट से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इसकी खासियत होती है इस लॉ की, इक्वल टाइम इक्वल परसेंटेज। इसकी खासियत क्या होती है इस टाइप के लॉ की? इक्वल टाइम इक्वल परसेंटेज चेंज। कोई भी ले लो, कोई परसेंटेज ले लो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज चेंज आता है। इसका मतलब क्या है? अगर 100 किसी टाइम पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम में 100 न्यूक्लियर रह गया 90, और किसी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में
100 न्यूक्लियर रह गया 90। उतने ही टाइम के बाद फिर से सेम टाइम के बाद 90 हो जाएगा 81। सही रहे हो क्यों? इसका ये 90% है, इसका ये 90% है। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है वो टाइम जिसमें आधा बच जाए, टाइम इन विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डीकेज। इसका मतलब क्या है? हाफ रिमेन्स, आधा डीके होगा तो आधा ही बचेगा। 10% में दिक्कत है ना, 10% घटा तो 90% बचा। बट यहां तो हाफ में क्या है, जितना घटा उतना ही बचा। हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डीकेज एंड हाफ रिमेन्स। तो इसमें क्या करोगे? एन की वैल्यू क्या डाल दोगे? एन नॉट बाई 2 डालोगे। एन की वैल्यू क्या डाल दोगे? एन नॉट बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सही है? जितने टाइम में, और ये टी हाफ ले रहे हैं, इतने टाइम में एन की वैल्यू क्या बच जानी चाहिए? स्टार्टिंग में ये वैल्यू था उसका हाफ। तो यहां से लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहां तुम लिख सकते हो ई टू द पावर लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2। सही है? तो यहां से आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? ln2 बाय लैम्डा। सही है? ln2 बाय लैम्डा, बिकॉज e टू द पावर लैम्डा इंटू टी टू द पावर हाफ ln e 1 होता है, इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा। ठीक? ln2 कितना होता है? 0.693, पता है ना? यस सर। 0.693 बाय लैम्डा, ये होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है समझो, कि अगर शुरू में एन नॉट था टी इक्वल टू 0 पे, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा? एन नॉट बाई 2 बच जाएगा। अगले हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाय 4, एन नॉट बाई 4 बच जाएगा। करते जाओ एन टाइम्स ऑफ, ये था टोटल टाइम, यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक टोटल। एन टाइम्स ऑफ टी हाफ के बाद कितना बच जाएगा? एन नॉट बाई 2 टू द पावर एन बच जाएगा। बचेगा ना? यस सर। तो अगर किसी चीज का हाफ लाइफ, किसी चीज का हाफ लाइफ 2 आवर है, किसी चीज का हाफ लाइफ तो 8 घंटे बाद कितना बचेगा बताओ? अगर किसी चीज का हाफ लाइफ 1 घंटा है तो 3 घंटे बाद कितना बचे? 4 घंटे बाद कितना बचेगा? एन नॉट बाई 2 टू द पावर 4, पावर 2, 2 टू द पावर 4, यस तो एन नॉट बाई 16 बचेगा। बचेगा ना? यस सर। तो कितना डीके कर गया? एन नॉट बाई 16 बचा तो कितना डीके कर गया? 4 टर्म। 15 बाई 16 टाइम्स डीके कर गया।